वर्ल्ड के नंबर 1 सैंड आर्टिस्ट। जब 500 साल बाद, 1000 साल बाद, 2000 साल के बाद भारत की जो इतिहास लिखी जाएगी तो उसमें सुदर्शन पटनायक जी की, इनकी जो कला, इनकी जो इशारे आएंगी और कला के पीछे का जो रूट है वो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। आप जिस मिट्टी से आए हैं भगवान जगन्नाथ जी की धाम उड़ीसा है, और आपने इतना अच्छा शो का नाम दिया है जो जड़ से आए हैं, क्योंकि आप उसी जड़ से निकले हैं। आपको पता है कि रूट्स में क्या है। 2 फॉरेनर्स फॉरेन से आए थे, टूरिस्ट थे, तो उनने मुझे देखा, नोटिस किया मैं कुछ बना रहा हूँ रेत में, तो उनने मेरा फोटोग्राफ्स और मेरा एड्रेस लेके गए। पहले बार मैं वो कलकत्ता का न्यू मार्केट से 100 रुपया देके एक पैंट खरीदा और 50 रुपया में एक टी शर्ट खरीदा, तो उसी को पहन के मैं लंदन गया। 99 वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच हुआ लंदन में, उस समय मुझे इनविटेशन मिला जाने के लिए। तो उसी समय एक्चुअली हमारा देश में लोगों को पता चला कि सैंड आर्ट कुछ है। क्यों मैं सोचूं कि मेरा कला कल रहे या ना रहे, बट मैं जो बना रहा हूँ वो जो इंस्पिरेशन दे रहा है, वो जो स्माइल दे रहा है, वही सब कुछ है मेरे लिए। मुझे एक बहुत बड़ा अवार्ड मिलने वाला था। मेरे मदर बोला हाँ ठीक है। पूरे वर्ल्ड आपको फॉलो करते, प्राइम मिनिस्टर से लेकर आपने कितनी अच्छी एपीजे अब्दुल कलाम वाली बात बताई कि उन्होंने आपको कॉल करके सामने से बुलाया, अपने ऑफिस में बुलाया, अपने खुद के सैलरी का 3000 वाला चेक आपको दिया कि मेरा आशीर्वाद है। कभी कभी एक प्राइड, एरोगेंस बहुत कम समय के लिए रहता है। मैं ऑनेस्टली बोलूंगा कि लंबा नहीं रहता मेरे साथ, बट रहता कि मैं कुछ हूँ। जिस मिट्टी से जो भी आते हैं, इवन कि आप जिस मिट्टी से आए, वो मिट्टी में इतना पावर था। कोई ऐसे प्रदीप सेठी जी क्रिएट होंगे जो वो इंस्पायर करेंगे हमारा और एक जनरेशन को। ये मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। सडनली मैंने सुना कि इस शो का नाम आपने रूट्स दिया है। Welcome once again to this series of talks that is rooted for life। अभी हमारे साथ एक बहुत ही महान हस्ती हैं और ये मेरे स्टेट से ही हैं, उड़ीसा से, जहाँ मैं पैदा हुआ था, बट ये भी पूरे विश्व के हैं और मैं भी कंसिडर करता हूँ कि पूरी दुनिया हमारी है और द होल वर्ल्ड इज़ आवर होम। बट पीछे से हम दोनों जो है उड़ीसा की माटी पे हम पैदा हुए थे। सुदर्शन पटनायक जी हैं वर्ल्ड के नंबर 1 सैंड आर्टिस्ट। ही हैज़ बीन गिवन द वर्ल्ड नंबर 1 अवार्ड इन हिज लाइन बाय मेनी कंट्रीज, एंड बहुत कम समय में उनको पद्मश्री भारत की गवर्नमेंट ने उनको अवार्ड दिया। और बहुत सारे अवार्ड्स हैं भारत में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, डॉक्टरेट्स इनको मिला हुआ है। और इनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, गूगल में डालेंगे तो आपको इनके बारे में और बहुत कुछ मिलेगा, इनके अचीवमेंट्स के बारे में। और मेरे हिसाब से जब इतिहास लिखी जाएगी, और मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ कि आप एक युग को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम तानसेन का एक युग बोलते हैं, सूरदास जी का युग को बोलते हैं, या एम.एफ. हुसैन का कोई युग बोलते हैं, हम माइकल एंजेलो का युग बोलते हैं, तो वैसे आपका एक युग होगा। और हम धन्य हैं कि हम सेम जो एयर को हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, और मैं सेम कमरे में आपके साथ बैठा हूँ। पहले तो मैं आपको यहाँ पर मेरा कृतज्ञता ज्ञापन करूँगा कि आप जिस मिट्टी से आए हैं भगवान जगन्नाथ जी की धाम उड़ीसा है, और आपने इतना अच्छा शो का नाम दिया है जो जड़ से आए हैं, क्योंकि आप उसी जड़ से निकले हैं, तो आपको वो फीलिंग है, आपको पता है कि रूट्स में क्या है। तो इसलिए हमें ये सुजग मिला कि आपके पास बैठ के 2 बात करने के लिए, और आप बहुत कुछ चीज़ बताए। बट मैं सोचता हूँ ये तो भगवान का आशीर्वाद होता है और एक कर्म का एक फल होता है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि मेरा जो जीवन है वो तो स्ट्रगल से शुरू हुआ। मेरे जैसे बहुत सारे लोग भी स्ट्रगल करते हैं। ऐसे नहीं कि मैंने सिर्फ स्ट्रगल किया और कोई लोग दुनिया में स्ट्रगल करते नहीं हैं, बट उस स्ट्रगल के अंदर मुझे इतना कुछ मिला जो मैं जीवन में कभी नहीं सोचा था।
कोई समझते थे कि रेत है, ये हवा में उड़ जाता है। कोई समझते थे इसी रेत में तो हम चल के जाते हैं। जो धूल उड़ जाता है और रेत समझ के उसको पिघला देते हैं, और वो एक दिन किसी को जीवन दे देगा। और सिर्फ मुझे नहीं, बहुत सारे आर्टिस्ट को जीवन दिया हुआ है, जो आज हमारा देश में बहुत सारे सैंड आर्टिस्ट हैं। जब मैंने शुरुआत किया था इस कला को, इस स्ट्रगल और लाइफ में, जैसे मुझे जो चाहने वाले हैं, मेरे जो वेल विशर थे, वो भी कभी कभी बोलते थे कि सुदर्शन क्यों तुम इस रेत में बना रहे हो, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, एक सेकेंड में वो कब बिखर जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। तुम मिट्टी में और स्टोन में ऐसे कोई मटेरियल में करो जो तुम्हें पैसा मिलेगा। बट तब मैंने सोचा कि ज़िंदगी में मैं सिर्फ पैसा के लिए सोचूं तो मैं क्या कर सकता हूँ। जिनकी घर में मैं काम करता हूँ, सिर्फ मुझे फ्री फूड के लिए वहाँ मैं काम करता था। वो थोड़ा सा अच्छे से बताइए, मतलब ठीक, जो मैं थोड़ा स्किप कर रहा था, मेरे से गलती हुई, कि वो जो बचपन का जो था आपका, शुरू का 7-8-10 साल वाला, वो बड़ी इंस्पायरिंग है। मैंने तो 1-2 बार सुना। एक्चुअली मेरा घर जो है जगन्नाथ मंदिर के पास में है। हमारा घर बहुत अच्छा ये था। हमारा पड़ोसी जो हैं वो मोहन गोस्वामी जी का घर था, जो पहले उड़िया फिल्म उड़ीसा में किए थे, और वो एक आर्टिस्टिक घर था। जिसी घर से जो पद्म विभूषण कालूचरण महापात्र जी का लाइफ शुरू हुआ था, वो हमारा पड़ोसी थे। तो हमारा घर बहुत अच्छा था। मेरे फादर मिलिट्री में सर्विस करते थे, बहुत अच्छा फैमिली था। बट फाइनेंशियल के वजह से हमारा फादर हमारे साथ नहीं रहे, बहुत स्ट्रगल हुआ। तो मुझे क्लास 5 में क्लास छोड़ के मेरे पड़ोसी के घर में फ्री फूड के लिए काम करना पड़ा। तो हमारा 3 भाई थे और एक डिसेबल को भी हमारा मदर ने एक्सेप्ट किया था। तो हम लोग 4 भाई थे। तो मेरे ग्रैंड मदर का 200 रुपया पेंशन था, अराउंड $2 और $3। तो उसी को लेकर हमारा घर चलता था। तो 200 रुपया में इतने सारे लोग चलना मुश्किल था। तो मेरे पड़ोसी के घर में मैं खाने के लिए काम करता था। मेरा बचपन से बहुत इंटरेस्ट था ड्राइंग और पेंटिंग्स में। मैं पेंटिंग्स और ड्राइंग काफ़ी करता था। बट जब सिचुएशन ख़राब हुआ, उनके घर में काम किया, पैसा नहीं था कलर और पेंसिल ब्रश खरीदने के लिए। तो समंदर जो है 5 मिनट का रास्ता था। उस समय तो चप्पल नहीं था, दौड़ के जाते थे समंदर किनारे। हमने रेत पे कुछ ड्रॉ किया। तब हमें काफ़ी टूरिस्ट ने अप्रिशिएट किया। मैंने सोचा कि दिन भर मैं काम करता हूँ उनके घर में, कोई अच्छा तो बोलता नहीं है, बट इधर मैंने ये स्कल्पचर बनाया कि लोगों ने जो अप्रिसिएशन किया वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स बन गया और इंस्पिरेशन दे दिया मुझे। तो रात का नींद मेरा चला गया, कब सुबह होगा मैं दौड़ के जाके कुछ बना के आ जाऊँ समंदर किनारे। तो ऐसे लाइफ चलते चलते जब लोग वो 6 बजे उठते थे, उनकी नींद टूटता था, तब मैं समंदर किनारे बना के आ जाता था, क्योंकि वो देखना चाहिए कि काम करने वाला है घर में, समंदर में नहीं है। तो ऐसे सोच में हमने बहुत लंबा समय काम किया। 2 फॉरेन से आए थे, टूरिस्ट थे। तो उनने मुझे देखा, नोटिस किया मैं कुछ बना रहा हूँ रेत में। तो उनने मेरा फोटोग्राफ्स और मेरा एड्रेस लेके गए। तो वो जाके इंटरनेशनल जो सैंड आर्ट सोसाइटी था, जो एसोसिएशन था, वहाँ पर दिए कि आप इंडिया को क्यों नहीं बुला रहे हैं आपका वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। तो ये इंडियन आर्टिस्ट है, आप उनको बुला सकते हैं। तो पहले बार मुझे यूएस से एक इन्विटेशन आया बाई पोस्ट में। बहुत सारे फॉरेन स्टाम्प लगा था, इतना बड़ा काम था। वो जिनके घर में काम कर रहा था उनके एड्रेस पे आया। तो काम देखने के बाद और चिट्ठी देखने के बाद मैंने किसी को लेके पढ़ाया ये कि इसमें क्या लिखा है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें अमेरिका ने बुलाया है एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कंपटीशन में देश को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैंने नहीं सोचा कि वो आदमी मैं हूँ जिसको वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए बुलाया गया है। तो मैंने हर लोगों को लेके दिखाया। बहुत सारे लोगों ने हंसा, बोला अरे तुमको पता है तुम किसी के घर में काम कर रहे हो और ये कंपटीशन अमेरिका में है, तुम कहाँ जाओगे, तुम्हारे पास पासपोर्ट कहाँ है, पैसा कहाँ है। बट मन में इतना बड़ा उत्साह था कि नहीं, मैं तो करके दिखा दूंगा। हाँ। तब तो आपकी एज कितनी थी? मेरा एज तब था 18 साल
19 साल था, 19 हो गया था शायद, 18-19 के बीच में होगा। तो बहुत सारे लोगों को मैंने दिखाया, लोगों ने हंसा, फिर भी मैंने ये नहीं टूटा। तो 100 रुपीज़ करके लोगों से मैंने कलेक्शन किया, करके मैंने टिकट बनाया, पासपोर्ट किया, एम्बेसी में गया, बट वो वीज़ा नहीं मिला। वो भी एक लॉन्ग ये था। वो आपने वीज़ा के बारे में बताया था कि वो बोल रहे कि मैंने वीज़ा के लिए cancel वाला। एक्चुअली रिक्वेस्ट किया, बट आज पर उनका जो गवर्नमेंट का रूल था, तो उनने बोला कि आपके पास घर नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते हैं। तो उनने मेरा कैंसलेशन कर दिया। फिर मैंने सोचा कि अभी मैं उड़ीसा को रिटर्न जाऊंगा तो लोगों को क्या जवाब दूंगा। जो 100 रुपया दिए हैं वो तो ज़रूर पूछेंगे, वो बोलेंगे कि आर्टिस्ट ने चीटिंग कर दिया, 100 रुपया करके कलेक्शन किया, बट कहाँ गया वो, ना फॉरेन गया ना किधर गया। मैंने सोचा कि लाइफ को, जीवन को हार देने के लिए, सुसाइड करने के लिए सोच के गया था। बट वो जो ट्रैवल एजेंसी है उसने मुझे इंस्पायर कर दिया, बोला कि आप तो यंग हो, देखो किसी से बात करो। हमारा भी उड़ीसा के बहुत सारे लोग अब्रॉड में है, तो उन्हें वो उड़ीसा के मानस पटनायक करके टूरिज्म में काम करते थे, वो वहाँ थे। तो वो बोले कि आप उनको जानते हैं? मैं बोला हाँ, वो भुवनेश्वर में सर्विस किए थे, मैंने एक बार मिला था। वो बोले वो अभी लंदन में उनका प्रमोशन हुआ, तो उनके साथ मेरा बातचीत हुआ। वो बोले कि अरे देखो ऐसे हारते नहीं, कभी कुछ होगा तो हम भी बुला देंगे। ऐसे हुआ। मैं फिर सोचा कि अगर मैं हार दूंगा, जीवन सुसाइड कर दूंगा, तो जीवन में कोई भी आर्टिस्ट को कोई ये 100 रुपीज़ भी हेल्प नहीं करेगा। सोचिए कि देखो कोई आर्टिस्ट को हेल्प किया तो फॉरेन तो नहीं जा पाया, जीवन दे दिया। हाँ, मतलब वो आपके अंदर गिल्ट आ रहा था कि भाई लोगों से पैसे मांग मांग के इकट्ठे करके हमने जमा करके टिकट और सबका हुआ और वीज़ा ही नहीं मिला, तो मैं रिटर्न जाऊंगा तो क्या मुंह दिखाऊंगा। बस तो आपके वही। अंदर गिल्ट और वो शर्म थी, और बट वो चलो भगवान ने आपको दूसरी बुद्धि भी दे दी। तो वही था रूट एक्चुअली। जो ज़मीन था वो सच था। पहली बार मैं यूएस नहीं जा पाया, और उसके बाद मेरा फिर मुझे इनविटेशन आया वही लंदन से, और वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट करके एक बहुत बड़ा ट्रैवल फेयर था, जिसमें कि गवर्नमेंट का स्पॉन्सर था, और गवर्नमेंट की तरफ से मुझे फ्री पैसेस मिला था जाने के लिए, और वो मेरा पहला जर्नी था यूके के लिए। यूके वाली स्टोरी बहुत अच्छे से आपने सुनाया, बट मैं क्विकली बताना चाहता हूँ कि यूके जो पहली बार फ्लाइट में बैठे, तो मतलब पतला, मतलब नवंबर का महीना था, वो थोड़ा आई थिंक बहुत इंस्पायरिंग है। मैंने सुना हुआ एक बार, बट अभी आप बता रहे थे वहाँ बट रिकॉर्ड में नहीं था, तो अगर कृपा करके दोबारा एक्चुअली मेरा इंस्पायरिंग है। तो मुझे नहीं लग रहा कि अगर उस टाइप से इंसिडेंट्स अगर नहीं होगा तो सच में कोई इंसान के अंदर वो ग्रिट, रिजोल्यूशन, वो फायर बनेगा भी नहीं। नहीं, ये तो आपने सही बात बताया, क्योंकि देखिए लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें आता है, हमको फाइट करना है, आगे जाना है। जैसे कि मैं पहले बार फ्लाइट में गया, मेरे मदर को, मेरे फैमिली को, किसी को पता नहीं था। शायद अगर मेरे मदर को पता होता तो वो मुझे छोड़ते नहीं कि तुम लंदन जाओगे, फॉरेन जाओगे। मेरे मदर को पता भी नहीं था। पहले बार मैं वो कलकत्ता का न्यू मार्केट से 100 रुपया दे के एक पैंट खरीदा, और 50 रुपया में एक टी शर्ट खरीदा। उसको खरीद के जब पहना, सब लोग हंसने लगे वो ऑफिस में, अरे देखो ये लड़का क्या नया पैंट शर्ट पहन के निकला। तो उसी को पहन के मैं लंदन गया। तो उस समय जब फ्लाइट में बैठा, क्योंकि मुझे पता नहीं था फ्लाइट है क्या, कैसे वो जाता है, तो वो अंदर लेके बैठे थे ये सरकारी लोग जो थे, गवर्नमेंट के हेल्प किए वहाँ। तो वहाँ बैठा 9 आवर्स तक, वहाँ मैं फ्लाइट में बैठा, वो फ्लाइट उतरा, सब लोग मुझे देखने लगे कि ये लड़का क्या एक टी शर्ट पहन के आया है। सब लोगों ने जैकेट फैकेट निकाल दिया, सूटकेस पकड़े। तो मैं नीचे देखा कि नीचे पूरा नवंबर का महीना है, पूरा वाइट दिख रहा है, सब बड़े बड़े जैकेट पहने, छोटा सा मुंह दिख रहा है। मैं बोला कौन सा जगह में मैं आ गया, मुझे तो लंदन क्या पता नहीं है, साइन आउट करने के लिए आया वो सोचे मेरा। तो फिर वो उतरा, मैं तो बाहर जब दरवाज़ा खुला, मेरे दांत फांत सब ऐसे हिलने लगा। मैं बोला ये क्या हो गया, किधर आ गया मैं, सब लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं पूरा हिल रहा हूँ पूरा। तो सडनली जब बस के अंदर गया, बस का दरवाज़ा बंद हुआ, थोड़ा सा फिर आया मेरी हिम्मत, फिर नीचे उतरा,
तो जस्ट इमिग्रेशन काउंटर पे गया, बहुत सारे इंग्लिश में उन्होंने मुझे पूछा। मैं उसका मुंह को देख रहा हूँ, बोला क्या बोल रहा है वो, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इतना इंग्लिश बोल रहा है, मैं क्या करूँ। मुझे एक भी लाइन इंग्लिश का पता नहीं था। मैं इसी सोच में रह गया, वो मुझे बार बार पूछ रहा है, तो मैं बोला क्या करूँ, ये तो कुछ समझता नहीं। मैं तो पासपोर्ट तो दिया, फिर क्या मांग रहा है ये। तो फिर मेरे पास एक छोटा सा एल्बम था जिसमें मेरे से फोटोग्राफ्स था सैंड स्कल्पचर का, तो उसको ग्लास के नीचे मैंने दिया। तो उसने एक दो दिखने, ओ यू आर आर्टिस्ट, मैंने ऐसे ऐसे कर दिया। तो उसका समझ में आ गया ये कलाकार है। तो उन्होंने एक आदमी को बुलाया, बोला कि इसको लेके बाहर छोड़ के आओ। तो जब मैं बाहर आया, जो मुझे लेने के लिए आए थे बोले, अरे पटनायक बाबू आप ऐसे आ गए, अरे ये बहुत ठंडा। बोला सर कहाँ आ गया मैं, इतना कष्ट है सर, आप कहाँ बुला दिए। तो उन्होंने मुझे साथ में लेके गए, हम लोग बस में गए। वो बस का भी जर्नी इतना ये था कि 2 बस जुड़ा हुआ था और लंदन का रोड था पहले बार। और मैं जिनके घर में काम करता था उनका शादी का जो सूटकेस था, बड़ा सा इतना चौड़ा सा सूटकेस है, उसको पकड़ के मैं गया हूँ बस में। तो मेरे साथ जो सर थे, सर बताए कि देखो सूटकेस नहीं लगना चाहिए, ये ओल्ड एज के लोग हैं, सूटकेस लगेगा 10,000 रुपया फाइन। सर मेरे पास 10,000 और नहीं है, सब टिकट में गया और सब पैसा तो खर्चा हो गया सर। ना ना देखो सूटकेस ऐसे पकड़ो। मैं एक हाथ में सूटकेस को और एक हाथ में वो बस को, ये जो दोनों बस जॉइंट था, एक एक स्क्वायर में क्या होता था, एक बस ऐसे घूमता था तो और एक भी ऐसे हो जाता था। तो मैं सूटकेस को पकड़ के ऐसे पकड़ता था और देखता था इधर ओल्ड एज बैठ रहे हैं, इधर ओल्ड एज, शायद किस में लग जाएगा तो 10,000 फाइन है। तो वो मेरा शरीर उस टाइम बहुत पतला सा था और अलग सा भावना था। सिर्फ भगवान को बोल रहा था कि भगवान कैसे भी हो मुझे मंजिल पे पहुंचा, तो किसमें सूटकेस ना लगे। तो वहाँ पे पहुंचा मैं, मेरा एक जर्नी वहाँ से शुरू हुआ लंदन से, और मैंने वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन करके आया। उसके बाद 99 वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच हुआ लंदन में, उस समय मुझे इनविटेशन मिला जाने के लिए। तो उसी समय एक्चुअली हमारा देश में लोगों को पता चला कि सैंड आर्ट कुछ है, क्योंकि क्रिकेट इतना पॉपुलर था हमारा देश में, है भी अभी भी। उसके वजह से क्रिकेट का कुछ भी न्यूज़ होता है तो बड़ा सा न्यूज़ में आता है। कि उस समय ये आया कि उड़ीसा का कोई लड़का ऐसे जाएगा वर्ल्ड कप मैच के समय, एजबेस्टन जो अलग अलग क्रिकेट ग्राउंड है, तो वहाँ पर हमारा डेमोन्स्ट्रेशन होगा। बट वो भी एक लंबा जर्नी था। ट्रेन में पासपोर्ट खो गया, चोर चोरी करके ले गया, उसका पैर में पड़ा तो सुना नहीं। तो लोगों ने वहाँ इमोशन दिखाए, उनकी इमोशन से बचा। तो वो एक लॉन्ग फाइट था। ऐसे जीवन में बहुत सारे फाइट करने मिला और ऐसे सब फाइट मेरे लाइफ में आया। एक दिन मेरे मदर मुझे पूछे, बोले कि मदर तो देखते थे पड़ोसी में काम करता है और भी 3 भाई घर में हैं, तो मदर कुछ बोलते नहीं थे। तो मदर को कुछ लोग बोले कि आपका बेटा का टीवी में आ रहा है, पेपर में आ रहा है, ऐसे ऐसे करके बताए। तो एक बार मुझे बोला कि तुम क्या काम कर रहे हो, तुम्हारा काफ़ी लोग यहाँ पर मुझे पड़ोसी सब बोलते हैं। मैं बोला कुछ नहीं, बीच में जाके रेत में कुछ करता हूँ। बोला कि पैसा मिलता है? मैं बोला नहीं पैसा नहीं, थोड़ा थोड़ा काम कर देता हूँ। तो मदर को थोड़ा ये लगा कि अच्छा है कुछ करता है। ये सब एक लंबा जर्नी में मैंने पान का दुकान किया, चाय का दुकान किया। मेरा जो पेंटिंग था वो भी धीरे धीरे बंद हो गया, पेंटिंग तो और नहीं कर पाया। स्ट्रगल बहुत लंबा करना पड़ा। फॉरेन जाके पार्टिसिपेट करता था, फिर आके दुकान खोल के बैठता था, फिर उनके घर में काम में लग जाता था। कभी कभी टीवी वाले ये भी दिखाते थे, देखो अरे कल वो सुदर्शन पटनायक लंदन से अवार्ड लेकर आया, आज देखो वो सब्जी लेके जा रहा है किसी के घर में। तो ये सब मेरा चलता था, मेरा दिमाग में वही था। तो कुछ लोग बोलने लगे मुझे, जो आपको मैं बता रहा था कि तुम ये क्यों बना रहे हो जिसमें कि कोई कमर्शियल नहीं होगा। मैंने ये सोचा कि ज़िंदगी में जब एक सेकंड में मेरा लाइफ में क्या होगा मुझे पता नहीं है, क्यों मैं सोचूं कि मेरा कला कल रहे या ना रहे। बट मैं जो बना रहा हूँ, वो जो इंस्पिरेशन दे रहा है, वो जो स्माइल दे रहा है, वही सब कुछ है मेरे लिए। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे कल क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा।
हर टाइम ये सोचा कि मुझे कुछ करना है। ये जो इंस्पिरेशन था, जहाँ से मैंने ये सैंड आर्ट किया, लोगों का जो आशीर्वाद मिला, तो एक टाइम में हर टाइम मेरा सोच था मुझे कुछ, मेरे घर में तो और भी 3 भाई थे, बट मेरे मन में था मुझे तो कुछ करना है, भले ही वो रेत क्यों ना हो, उसको हाथ में पकड़ के कुछ दिखाना है लोगों को। इस सोच और इस विचार से मैंने इतने सारे कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट किया। मेरी मदर ने एक बार इतना सब जर्नी ये सब होने के बाद मुझे एक बहुत बड़ा अवार्ड मिलने वाला था, एक नेशनल चैनल का अवार्ड था। तो वो बताए कि सुदर्शन का ओरिजिनल घर पे जाके उनका बाइट, उनका मदर का, उनका लेके आओ। मैं थोड़ा डर गया, घबरा गया कि वही रूट कैसा है। देखिए सर, कि मेरा मदर क्या बोल देगा, क्या करेगा, उसको तो वो नॉर्मल पर्सन है, उसको क्या पता है इतना ये क्या। तो मैंने उसको जाके मदर को बताया कि ऐसे टीवी वाला है, वो चाहते हैं आपका एक इंटरव्यू लेंगे। वो बोले नहीं नहीं नहीं, ये टीवी हम इंटरव्यू नहीं देंगे, हम क्यों टीवी में बोलेंगे। मैं बोला इतना बड़ा मुझे एक अवार्ड मिल रहा है, इसलिए बोल रहे हैं कि वो आपका इंटरव्यू लेंगे। तो बहुत बोलने के बाद वो बोले कि ठीक है, उनको बोलो बैठने के लिए, मैं जाता हूँ। फिर मैं सोचा कि किस टाइप का कपड़ा पहन के आएगा, क्या करेगा, टीवी में हर जगह पे बजाएंगे, मैं ना समझता हूँ, वो तो मदर तो नहीं समझेगा। तो मदर आए तो इतना अच्छा साड़ी, इतना सोने का नेकलेस पहन का है, मैं तो देख के चमक गया। मैं बोला ये कौन, इतना सोना था, मैं फिर इनके घर में काम करना क्यों पड़ा। एक ग्लास दूध के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता था, वो स्ट्रगल मैं बता नहीं सकता हूँ आपका शो में, इतना लंबा वो है जीवन का। मैं बोला इतना कुछ था। फिर मदर आके बैठे हुआ, तो वो टीवी लगाए, उनको बोले कि माँ जी आपको पता है आपका बेटा का कितना बड़ा नाम हुआ, ये हुआ, आज वो कितने ऊपर है। मेरे मदर बोला हाँ 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 ठीक है। वो देखो, वो एक बर्तन में 4 चावल पड़ा था, वो थोड़ा किसका भाग्य थोड़ा अच्छा पक गया, किसका थोड़ा ये है, मेरे 4 बट्टे सब समान है। वो बोले कि आपने इतना स्ट्रगल करके इनको सब ये किया सुदर्शन को। वो बोले नहीं नहीं कुछ स्ट्रगल नहीं। मैं डर गया, मैं बोला मैं इनको इतना समझा के लेके आया, ये मदर क्या बोल रहे हैं कि कुछ नहीं। वो बोले कि कुछ नहीं, मेरा सासू का 200 रुपया पेंशन था, हम लोग पेंशन में चलते थे, ऐसे ऐसे करके पूरा सब नॉर्मल करके बोल दिए। गए, मैं उनको गया टीवी को छोड़ने के लिए। तो नेक्स्ट डे मैं मदर के पास आया। मैं बोला कि आपको पता है वो CNN चैनल है, कितना बड़ा टीवी है, और हम लोग इतना स्ट्रगल किए, आपने तो बोल दिया कुछ नहीं है। मेरे मदर बोले हाँ क्या करूं। मैं बोला क्या करूं, आपको पता हो ना, मैं तो एक गिलास दूध के लिए कितना ये किया हूं। मेरे मदर बोले देखो, मेरा यंग लाइफ से लेकर आज तक मैंने जितना स्ट्रगल किया है और जो कष्ट मेरे दिल में हुआ है, मैं ये टीवी को बताने से मुझे रिटर्न कर देंगे क्या। अभी मुझे और 500 लोग, 1000 लोग रास्ते में पूछते चलेंगे, अभी तो मेरा कोई स्ट्रगल नहीं है, तुम तो सब कुछ दे रहे हो, मैं तो आराम से चल रहा हूँ। मैं क्यों उसको बताऊं जो रास्ता में जाते आते हुए लोग मुझे पूछते चलेंगे क्या हुआ माँ जी, इसे खाना नहीं मिलता था, ऐसे नहीं हुआ। तो मैं बोला फिर वो सोना कहाँ से आया ना, वो सब रूल गुल है। मैं बोला रूल मीन्स ना, जो नेकलेस मिलता है ना उसका है, आर्टिफिशियल वाला। आर्टिफिशियल वाला। मैं बोला आर्टिफिशियल वाला नारी, अरे हमारा खानदान बहुत अच्छा था, हम लोग बहुत अच्छे थे पहले से, अब मैं ये टीवी वालों को क्या दिखाऊं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा सब अच्छा है, तो इसलिए मैंने उसको पहन के आया। मैंने फिर सोचा कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी कोई अगर रास्ता में पूछता है कि साहब आप कैसे हैं, हम बोलते हैं कि हाँ सब ठीक ठाक है। मेरे मदर के पास कुछ नहीं है, तो वो बोलता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वही है आपका रूट। अगर आपका रूट सही है ना, आप जीवन में ना कहीं हिलेंगे नहीं, और वही सबको पहुंचा देता है एक जगह पे जहाँ से लोग नीचे से उठते हैं। इसीलिए सर, आप जिसे समझ रहे हैं ना, आपका दिल में वो है, आप जिस मिट्टी से आए हैं, आपको वो समझ में है
इसलिए आपने इतना अच्छा सोच के आपने बोला कि जड़ से, जो जड़ को पहचानेगा वही जीवन में सब कुछ मिलेगा उसको, और वही सब कुछ कर पाएगा। जब तक वो जड़ को याद रखेगा, जब वो जड़ को भूल जाएगा, रूट को भूल जाएगा, वो जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे आएगा, वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता है। यही जीवन का एक लाइफ का ये होता है, और वो रिसाइकल में ये सब कुछ चलता है और कुछ नहीं। विश्वासी तो भगवान है, हम लोग तो महाप्रभु जगन्नाथ जी को बिलीव करते हैं, हम लोग महाप्रभु जगन्नाथ जी की धाम से हैं, और वही सब कुछ सोचते हैं कि जहाँ पर भी है, जहाँ पर भी भगवान प्रभु का आशीर्वाद है, हम हमारा कर्म करें, भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा। और उसी लिए आज तक हमने इतने सारे समंदर होल वर्ल्ड में देखे, इतने सारे लोगों में मिले, इतने कुछ हुआ, और ये सब में मैं कहाँ खो गया हूँ उसका मुझे याद नहीं। सिर्फ मुझे एक याद है, जिस मिट्टी से आए हैं वो मिट्टी के लिए कुछ करना है, और वही हमारा सोच है। और मैं भगवान को हर टाइम भी वही बोलता हूँ कि भगवान वो शक्ति हमें दे कि हम वो मिट्टी के लिए कुछ कर पाए। वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम तो एक हवा में आए हैं, चले जाएंगे। ऐसे हमारे जैसे बहुत सारे लोग आए हैं, बट कुछ अच्छा चीज़ कर जाना ही सबसे बड़ा है। बहुत स्ट्रगल में मेरा मदर 14 एज में मैरिज किया था, उसके बाद हमारा पिताजी चले गए अलग फैमिली में। मदर को मेरे ग्रैंड मदर ने बोला कि इसका इतना ये है, मैं तुम्हारा और एक शादी कर देता हूँ, जो भी पैसा खर्चा होगा मैं कर दूंगा। मेरे मदर बोला नहीं, मैं एक बार ही क्यों आपके चरण में रहूँगा। मेरे ग्रैंड मदर ने मदर को, उसका एक ही बेटा था, बट उसने बहू को रखा और बच्चों को रखा साथ में। मैं जब साइन आर्ट करता था, अगर मैं थोड़ा सा भी समझता ना, अरे ये तो पैसा नहीं मिलेगा, इसको मैं क्या करूं, आज मैं ये जगह पे नहीं होता। मैंने वो नहीं सोचा, मैं उस टाइम सोचा कि नहीं, मुझे कुछ कर दिखाना है, और वो करने वाला वो लाइफ जो सोच यहाँ तक पहुँचा है। तो सुदर्शन भाई, आपने जो चीज़ें बताया, आप जो बता रहे थे, मेरे बीच बीच में गुरुजी के कुछ टीचिंग्स मुझे याद आती हैं। गुरुजी बोलते हैं कि डू समथिंग डाजलिंग दैट द वर्ल्ड हैज नॉट सीन येट। मैं ऐसा कुछ करो कि दुनिया में किसी ने कभी किया ना हो, और ये दिखाओ कि भगवान की जो क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी आपके थ्रू बहती है। तो वो आपने हर कंट्री, मोर देन 100 कंट्रीज पे आप जाके करके आए हैं, और हर जर्नी में आपको इतना कुछ। हमारे उड़ीसा के मनोज दास जी थे, उनके बुक्स मैं पढ़ता था, उनसे मिला भी था एक बार। तो उनकी वो जर्नी, उनकी हर जर्नी में वो लिखते थे, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता था। आपकी हर चीज़ में इतना कुछ, जो आप रूट बोल रहे हो, जो ग्रिट है, जो रेजोल्यूशन है, हारने की कभी, मतलब आपने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया उसको। और आपकी माता जी की कहानी आई, बहुत बड़े संत हुए स्वामी सत्यानंद जी, जिन्होंने बिहार स्कूल ऑफ योगा बनाया था मुंगेर में, और उनके गुरु थे स्वामी शिवानंद जी, ऋषिकेश जहाँ मैं रहता हूँ। तो स्वामी सत्यानंद जी बोलते हैं कि अगर आपके जीवन में फेवरेबल कंडीशंस हैं तो आप महान बनने की चांसेस आपके कम हो जाते हैं। तो जीवन में अनफेवरेबल होना चाहिए, Yes. कठिनाइयाँ होनी चाहिए, तो तब जाके आप और मेहनत करोगे तो भगवान की दी हुई बाकी ताकतें आप इच्छा से यूज करोगे। तो इसलिए वो भी प्रे करते थे कि हेवनली फादर या डिवाइन मदर, भगवान मुझे पिंच माई ईगो, गिव मी गार्लैंड ऑफ इंसल्ट्स, मुझे इंसल्ट का जो माला पहनाओ, गिव मी अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस सो दैट आई कैन स्टैंड अप टू एनी एडवर्सिटी इन लाइफ। मैं स्ट्रांग बनूंगा जब मेरे साथ मेरे को अनफेवरेबल चीज़ें मिलेंगी, मतलब खाने को नहीं है, कपड़ा नहीं है, स्कूल गए नहीं हैं। तो ये जब होगा तो आदमी के अंदर जो उसके जो पेट के अंदर जो रिजोल्यूशन बनेगा इतना स्ट्रांग कि वो स्प्रिंग बोर्ड बनेगा, उसके ऊपर जो स्प्रिंग की जो छलांग होगी बहुत ही ऊंचा जाके वही आगे जाके सुदर्शन पटनायक बन जाएंगे। तो ये वो टीचिंग में आपकी बातों में मेरे को दिखी। और आप इस सब के बाद, ये सब कुछ हो रहा है, पद्मश्री बने और इतने सारे डॉक्टरेट से लेके इतना कुछ एक्कोलेट्स, आपके ट्विटर, ये सब, मैं सोशल मीडिया में इतना हूँ नहीं, बट दुनिया भर में सब लोग आपको, आप जो भी कोई एक इंटरनेशनल चीज़ होती है, आप रेलिवेंट
चीज़ें पूरी में बना के पूरे वर्ल्ड आपको फॉलो करते हैं। प्राइम मिनिस्टर से लेकर आपने कितनी अच्छी एपीजे अब्दुल कलाम वाली बात बताई कि उन्होंने आपको कॉल करके सामने से बुलाया, अपने ऑफिस में बुलाया, अपने खुद के सैलरी का 3000 वाला चेक आपको दिया कि ये मेरा आशीर्वाद है। तो ये सब कुछ आपके पास आपके साथ हो रहा है। हर जगह आप जाते हैं तो आपको इतना रिस्पेक्ट मिलता है, हर कोई आपके साथ फ़ोटो खिंचाता है। आज हम सुबह वॉक कर रहे थे मेरे बिल्डिंग में, वो भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, एक यूएसए के हैं और अब यहाँ माधवन जी हैं, वो सब इतने प्राउड हो रहे थे कि आपसे मिलके। तो हमारे एक स्वामी जी हैं, वो बोलते हैं कि बड़ा बनना मुश्किल है, मतलब साधारण से या आपके जैसे एक स्ट्रगल वाली जगह से वहाँ से एक वर्ल्ड रिकॉग्निशन मिलना बड़ा मुश्किल है, सबको पता ही है। फिर स्वामी जी बोलते हैं कि वहाँ पहुँच के उसको पचाना, डाइजेस्ट करना, मतलब दिमाग खराब ना हो जाना, वो भी एक बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। फिर उसके आखिरी वाला बोलते हैं स्वामी जी कि एक बार आप बड़ा बन गए, फिर बड़पन को बांटना, मतलब जैसे आप बोल रहे हो कितने सारे और साउंड आर्टिस्ट हैं, आप वहाँ आर्ट कल्चर वाला डिपार्टमेंट है, उसमें आप स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, और आप हमारे गांव में जो स्कूल है, आपने बोला कि आके बच्चों को आप इनकरेज करेंगे, तो भी आप चाहते हैं कि लोग और आएँ और अच्छा करें। तो ये तीनों चीज़ मैं आपके अंदर देख रहा हूँ कि बड़ा बने आप, बड़पन को पचा रहे हैं और बड़पन को बांट रहे हैं। आपका जो और एक चीज़ जो मेरे लिए लगता है कि जो मैं आपसे जब आपसे मिलता हूँ, देखता हूँ, आपके जो बॉडी लैंग्वेज से, आपकी आंखों से, आपकी मुस्कुराहट से मुझे दिखती है कितनी सादगी है, कितनी सिंप्लिसिटी है, कितनी ह्यूमिलिटी है, और वही आपका आभूषण है, वही आपका ऑर्नामेंट है, उसी से आप जो है ना इतने सुंदर दिखते हैं। वो बहुत मुश्किल है टू बी सिंपल, और दुनिया की इतनी सारी चीज़ें एक्सपोजर होने के बाद उसके बाद सिंपल रह पाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आपके पास ज्ञान हो गया, पैसा हो गया, भले ही आप मुश्किल कंडीशन से आए हैं, लेकिन जब धन, नाम, यश होता है, शोहरत होती है, रुतबा होता है, तो फिर आदमी का दिमाग ख़राब होता है, और फिर उसको पचाना, वो जो सक्सेस को पचाना, भले ही वो मुश्किल कंडीशन से। मेरे जीवन में मेरे बहुत लोगों से मैं मिला हूँ, और मैं खुद में भी देखता हूँ कि मैं कभी कभी मेरा भी दिमाग गर्म हो जाता है। मैं भी जो भी नहीं। हाँ, मैं जब जो लोग ठीक से काम नहीं करते या मुझे चीटिंग करते हैं, तो मेरे अंदर रिएक्शन आता है, और कभी कभी एक प्राइड, एरोगेंस बहुत कम समय के लिए रहता है। मैं ऑनेस्टली बोलूँगा कि लंबा नहीं रहता मेरे साथ, बट रहता है कि मैं कुछ हूँ। लेकिन आपके पर्सनालिटी में कभी भी किसी ने कभी झलक भी नहीं देखी, मैंने तो कभी भी नहीं देखा, आई एम श्योर दुनिया में किसी में नहीं देखा कि आपका जो झुका हुआ मस्तक, झुकी हुई आपकी नज़रें, और आपका जो मुस्कुराहट है, वो जो सिंप्लिसिटी इज़ डिविनिटी, और वो पूरा का पूरा आपके ऊपर वो डेफिनेशन आता है। और उससे महान, जो मैं बोलता हूँ कि कोई इंसान अगर महानतम बनेगा तो सिंपल से ही बन सकता है, हम्बल और डिविनिटी से बन सकता है, हार्डवर्क से बन सकता है। हाँ, अपनी हार्डवर्क से हो सकता है बीच तक आएगा, लेकिन अगर ह्यूमिलिटी और सिंपलिसिटी नहीं होगा, वो मैक्सिमम तक नहीं पहुंचेगा। तो ये मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए आप एक रोल मॉडल हैं। मुझे लगता है कि मैं आई वुड से ह्यूमिलिटी कभी कम हो जाते मेरे अंदर, बट आपके अंदर कभी भी, मतलब आप सोते हुए भी आपके अंदर ह्यूमिलिटी और सिंपलिटी, सादगी, आप कैसे उसको रखते हैं? नहीं, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप भी हम सब लोग के लिए इंस्पिरेशन है। मैं इसलिए बोलना चाहूँगा कि देखिए, आप एज एन डॉक्टर, आपके अंदर वो पावर है, सोच है, विचार है। जैसे कि आप ये शो में मुझे पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं, आपका क्या ज़रूरत था? क्योंकि आप भी चाहते हैं लोगों का जो जड़ तक गए हैं, उनका कितना लाइफ का जो चेंजेस है उसको लाने के लिए। वो सोच कौन सोच सकता है जो वो सोच को खुद रियलाइज़ किया है। आज देखिए, जितना टाइम आप मुझे पूछ रहे हैं, आपका टाइम दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, उसका थॉट्स क्या है, इसके पीछे क्या आपका इंस्पिरेशन है। कि मैं भी चाहता हूँ कि लोगों को पता चले। सिर्फ ये नहीं होता है कि हम खुद ही बहुत बड़े बन जाए बट औरों को भूल जाए। जैसे आपने गुरुजी के बारे में बताए,
कल भी मुझे बहुत अच्छा चीज़ आप बता रहे थे कि गुरुजी बोले हैं कि 50% तो आपको कर्म करना पड़ेगा, उसके बाद भगवान को बोलो। क्या पहले बोल दो कि भगवान जो आज है मुझे वो मिल जाए। इसीलिए जिस तरीके से आपने इतने कुछ बताए मेरे बारे में, मैं जितना जानता हूँ, जिस तरीके से आपके गांव में बच्चों के लिए स्कूल किए हैं, तो क्यों किए, उसका क्या मतलब था कि कोई इतना बड़ा बनने के बाद वो तो कोई ज़रूरत ही नहीं उसका गांव में जाके स्कूल बनाओ, गांव के बच्चों को वो फील दो जो फील आपको, जो कष्ट हुआ, जो तकलीफ आपने यहाँ लिया, उसको आप कोशिश किए कि और बच्चों के अंदर वो स्माइल आए, वो कष्ट ना हो। वो भले ही उसी गांव से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स निकले जो कल बहुत सारे प्रदीप सेठी जी होंगे। तो ये जो सोच और विचार जो मन का होता है ना, वही जीवन का एक सबसे बड़ा पार्ट होता है। हम जैसे आपने गुरुजी के बारे में बताया, हम तो भगवान को हर टाइम यही बोलते हैं कि हमारा भाग्य में जो है वो मिलना चाहिए। मैं अगर सब खुशी में ले जाऊं, जो गरीब है, जो और स्ट्रगल कर रहा है, जो रिक्शा पुलिंग कर रहा है, उसका भी दुख है, उसको तो थोड़ा सुख मिलना चाहिए ना। सब सुख में भगवान को बोल बोल के ले जाओ तो वो क्या लेगा। तो जो भाग्य में है वो मिलना चाहिए, वो तो जाएगा नहीं कहाँ। बट जो कर्म हमको भगवान ने दिया है उसको करना ही है, और वो कर्म ही हमें एक जगह पे पहुंचा। आपने बोले कि आप मेरे लिए और आपने मेरे बारे में ये किया, बट दुनिया में जो लोग आपको जानते हैं, आप जिस तरीके से, क्योंकि आपका जो इंस्टीट्यूशन है, आपका जो सुदर्शन भाई, मैं कुछ नहीं करता हूँ। गुरुजी की जो टीचिंग्स है ना, वो मैं जीवन में उतारने की कोशिश करता हूँ, और मेरा ब्रेन में खुद का कुछ भी विचार नहीं है। और मैं नहीं, आपका काम जो नहीं, आपका काम जो है वो भी एक आर्टिस्टिक काम है। हाँ, वो है, वो एक कला है जो भगवान ने आपको आशीर्वाद दे के भेजे हैं। पहले तो आपका पिताजी और माताजी, जिनके आशीर्वाद के वजह से आप यहाँ हैं, वो पहला भगवान तो आपका वही है, और उन्हीं का आशीर्वाद आपको यहाँ तक ले आए, और उनका जो सोच विचार, उसके लिए ही आप इधर है। नहीं तो सर, मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, बहुत ऊपर चढ़ जाते हैं, वो भूल जाते हैं उनका पिताजी माताजी भी कौन, उनको भी भूल जाते हैं। छोड़िए उनका गांव, उनका मिट्टी, ये तो छोड़ दीजिए, बट वो सोच, वो पावर आपको दिए हैं। इसीलिए आज भी आपके अंदर वो दौड़ रहा है, मैं कुछ करूं, सिर्फ नहीं कि मैं लोगों को अच्छा फीलिंग दे दूं। वो फीलिंग भी देते हैं, उसके साथ उनका विचार को भी आप सोचते हैं कि मुझे बाहर को लाना है। लोगों को पता करना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि अगर मैं डॉक्टर हूँ, कोई भी ये मेरा एक कर्तव्य भी होता है कि उसके बाद मुझे लोगों के प्रति ये करना है कि उनका फीलिंग क्या है, उनके अंदर क्या है, जो लोगों को पता चलना चाहिए। जैसे मैंने देखा कि आपने बच्चों के लिए जो स्कूल बनाए हैं उड़ीसा में, जैसे हम सबको पता है उड़ीसा में जो गांव में होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। बहुत सारे बच्चों के अंदर इतना क्रिएटिविटी, इतना टैलेंट रहता है, उनके लिए स्कोप नहीं होता है। वो तो मैं पुरी में था, आपको पता है, इतना कुछ करना पड़ा। बट आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं, आप जिस शहर से बिलोंग करते हैं, वहाँ कितना स्ट्रगल, कितना डिफिकल्ट हुआ होगा, जो प्रदीप सेठी जी उस समय से आज मुंबई में, दिल्ली में, हैदराबाद में, यूएस में, कहाँ पर भी बैठे हैं। तो वो जो जर्नी होता है, वो जो सोच और विचार, जो स्ट्रांगनेस होता है, वो सबसे इंस्पिरेशन देता है आगे के लोगों के लिए। क्योंकि आज के समय में हमारे बच्चे जो हैं मैक्सिमम डिजिटलाइज हो गए, वो सोचते नहीं कि उनका विचार क्या होना चाहिए। तो इसलिए भगवान और गुरुजी, आप तो स्वयं गुरुजी के बहुत बड़ा भक्त हैं। मैं डे वन से आपको देख रहा हूँ, आपका विचार और आपका सोच एक कॉन्सेप्टली है। आपने जैसे बताया ना, आप कभी गुस्सा, वो सबके अंदर है, वो कभी ये नहीं होता है, बट उसको कंट्रोल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो तो आएगा, जैसे भगवान ने बोले हैं ना, एक हाथ में इतना कुछ देते हैं और एक हाथ में भी वो भी देते हैं अहंकार को। इसको संभलना बहुत मुश्किल होता है। उसको जो संभला
वो बहुत ऊपर गए। उसको जो बैलेंस नहीं कर पाया वो गिर गया। लाइफ में, जीवन में मैं मेरा जीवन को एक समंदर के तरह मैं देखता हूँ हर टाइम, क्योंकि मेरा मैक्सिमम टाइम तो समंदर किनारे है। समंदर का लहर ऐसे आएगा जाएगा। आप अगर पानी के अंदर खड़े हैं तो थोड़ा ऐसा स्ट्रांगली खड़े हो गए, वो पानी चला जाएगा, आप वहीं रह जाएंगे। थोड़ा हिल गए ना, वो पानी के साथ आप अंदर चले जाएंगे। तो यही जीवन होता है। कष्ट आएगा, ज़्यादा दिन तक रुकेगा नहीं, वो चला जाएगा। अगर वो कष्ट को आपने सह नहीं पाया तो आप वहीं चले जाएंगे। अगर आपने सह लिया, सुख तो आएगा ही आएगा। दिन जाएगा, रात आएगा। हमें भी दिन का जितना जरूरी है, और भी कुछ ऐसे जंतु हैं, ऐसे कुछ है हमारा दुनिया में जो उनको भी वो रात चाहिए। वो तो रात होना तो जरूरी है। हम अगर सब दिन हम ले जाएंगे तो उनके लिए क्या होगा। तो इसलिए मैं, आपने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया, आपने मेरे बारे में बहुत कुछ बताया, बट मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप जो इंस्टीट्यूशन बनाए हैं हम सब लोग के लिए एक इंस्पिरेशन है। आप भी इतना हम्बल है, आपका सोच विचार पूरा अलग है। मैं एक आर्टिस्ट, आज एक कलाकार के हिसाब से मैं जितना जानता हूँ, आपका क्रिएटिवनेस, आपका पोलाइटनेस, आपका जो डेडिकेशन, आप और आपका मैडम, और स्पेशली मैं बोलूँगा कि आपका पिताजी माताजी, जिनकी वजह से आप इतना सोच विचार में इतना तगड़ है। वो बहुत, कभी कभी मैं इतने सारे वर्ल्ड से लोगों को मिलता रहता हूँ, को पता होगा, बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ। मुझे इसलिए बहुत इंस्पिरेशन लगता है आपसे मिलने के बाद, क्योंकि मैं कभी सोचता हूँ कि ऐसे भी लोग दुनिया में हैं, भले ही वो डॉक्टर्स हैं, इतना कुछ है, बट उनका दिल जो है वो मिट्टी के लिए है। वो चाहते हैं कि मेरे मिट्टी में और 1000 प्रदीप सिटी बन जाए। वो जब सोच विचार मन में आता है तभी हमारा देश आगे जाता है। हमारा शरीर चला जाएगा बट विचार रह जाएगा, कर्म रह जाएगा, और वो कर्म ही कल बोलेगा लोगों को। इसलिए आपको पता होगा, हमारा उड़ीसा में कोणार्क टेम्पल है, जो सन टेम्पल बोलते हैं। इतने सारे कारीगर थे, इतना साल पकड़ के उसको बना रहे थे। एक छोटा सा बच्चा आया, छोटा सा काम करके वो निकल गया। वो तो चला गया, क्या दे के गया हम लोग को। जो दे के गया आज आपके अंदर, मेरे अंदर जो कुछ है, इसके लिए ही है। उसने नहीं सोचा कि मैं क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसने ये सोचा कि मुझे कुछ करना है, और उसने करके दिखा दिया धर्मपद। आज की समय में सारा विश्व देख रहा है कि कोणार्क क्या है हमारे पास। ऐसे बहुत सारे विचार से, बहुत सारे सोच है। हमने लाइफ में ये सोचा कि भगवान हमको जितना समय कर्म दिए हैं, उस कर्म के अंदर कुछ तो चीज़ करना है। इसलिए मैं कभी भी आज का दिन नहीं छोड़ता हूँ कि आज के दिन में मुझे जो मिला है वो ना चला जाए, क्योंकि आज का दिन को मुझे जैसे भी हो पकड़ के रखना है, मेरा कर्म को करना है। क्योंकि कल आज का दिन नहीं आएगा। कल मैं जितना भी रोऊं, आज का दिन लौट के नहीं आ सकता है। तो आज मुझे जो कर्म करना है ही है। मैं इसीलिए कभी भी मेरा आर्ट में जो थॉट्स है, और हर टाइम ये सोचता हूँ, जैसे आपका भी विचार है ना, मैं देख रहा हूँ कि आप जब भी आते हैं आपका सोच होता है कि नहीं हम ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। ये जो विचार हर टाइम इंस्पायर होना चाहिए। आप अगर सोचेंगे कि ठीक है ये तो मेरा ऑफिस है, ये मेरा क्लिनिक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो नहीं होगा। आपको जब तक आप उसको नहीं सोचेंगे कि नहीं मुझे और कुछ करके दिखाना है, तभी आपके पीछे चलने वाले लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलेगा। जब आप थक जाएंगे तो ये दुनिया ये हो जाएगा। तो इसलिए आपको उसी हिसाब से चलना चाहिए। तो इसलिए मैं हर टाइम जो भी कला बनाता हूँ, आज जो मैं बना दिया, कल मैं नहीं सोचाता हूँ कि वो स्कल्पचर है या नहीं है। मैं कल सोचता हूँ कल क्या है, कल मुझे क्या बनाना है, उसको सोच में मैं जाता हूँ। और इसलिए मुझे ये सब जो भी मिला है, मुझे तो एक चीज़ दिखता है, महाप्रभु जगन्नाथ जी का आशीर्वाद। क्योंकि हमसे ज़्यादा रेत तो राजस्थान में था, सबसे बड़ा बीच तो चेन्नई बोलते हैं, गोवा को तो सबसे सुंदर बीच बोलते हैं। बट ये पुरी में क्या हुआ कि पुरी का रेत मुझे इतना बड़ा लाइफ मुझे नहीं,
इतने सारे आर्टिस्ट अब इंडिया में क्रिएट हो गए, तो कैसे हो पाया? क्योंकि वो जो रेत है, जो बालू है, जो सैंड है, वो पवित्र बन गया, होली सैंड बन गया। क्योंकि इसीलिए जगन्नाथ जी का जो ससुर का घर होता है वो समंदर है पुरी का। पुरी में जो है वहाँ स्वर्ग द्वार है। ये सब महाप्रभु जगन्नाथ जी के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए उस रेत में दुनिया भर में इतना सैंड था। क्या हो गया कि एक 1400 ख्रीष्टाब्द में 14th सेंचुरी में बलराम दास करके कोई आदमी आ गए, और वो पोइट थे, वो अलग रिलीजियस से थे, वो अलग ये से थे। वो रथ के पास जगन्नाथ जी के जा नहीं पाए, वो जाके समंदर किनारे बालू में बैठ के रथ बना के जगन्नाथ महाप्रभु को पूजा किए, और जगन्नाथ जी का रथ नहीं चला। ये 14th सेंचुरी में है। भाई बहन का रथ गुंडीचा टेम्पल पहुंच गया, जगन्नाथ जी चले नहीं। तो गजपति महाराज जो थे उनने हाथी लगाया, सब कुछ किया, रथ वहां हिला ही नहीं। तो रात को सब लोगों ने प्रे किया महाप्रभु जगन्नाथ जी को, प्रभु आपका भाई बहन दोनों तो पहुंच गए मौसी के घर, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? वो बोले कि मैं मेरा भक्त का रथ में हूँ, जो बालू में समुद्र किनारे बना के मुझे पूजा कर रहा है। सुबह सब लोग समुद्र किनारे घूमते घूमते देखे कि एक बाबा वहाँ बैठ के बालू में रथ बना के जगन्नाथ महाप्रभु को बना के रथ में पूजा कर रहे हैं। यही हमारा अस्तित्व है, ये सच है। और वही बलराम दास जब बालिक में रथ बनाए, जो सैंड में चैरियट बनाए, वो रेत पवित्र हो गया। इसीलिए वही मिट्टी में, जिस मिट्टी से जो भी आते हैं, मैं सिर्फ मेरा बात भी नहीं बोलता हूँ, कोई भी, इवन कि आप जिस मिट्टी से आए, वो मिट्टी में इतना पावर था। कोई ऐसे प्रदीप सेठी जी क्रिएट होंगे जो वो इंस्पायर करेंगे हमारा और एक जनरेशन को, तो वो जनरेशन फिर इंस्पायर करेंगे और कोई जनरेशन। तो ये बनाने वाला और इसको क्रिएट करने वाला यहाँ है, और वो ब्लेसिंग्स आपके पीछे है, आपके पीछे आपको इंस्पायर करता है, आपको कभी सोने नहीं देता है। वो बोलता है कि नहीं प्रदीप जी कुछ तो करके दिखाओ, कुछ तो करना है। आप सोचते हैं कि नहीं हम उसको करके दिखाएंगे, और उसमें क्या होता है ना, बड़ा सा पार्ट होता है खुद की गुरु। जैसे आप डेडिकेटेड हैं गुरु जी के ऊपर, गुरु जी का ब्लेसिंग्स, गुरु जी का सोच, गुरु जी का थॉट्स, गुरु जी का पंक्ति आपको हर टाइम वो इंस्पिरेशन देता है, जो एक लाइफ का बहुत बड़ा आवश्यक है। जैसे मैं सोचता हूँ ना, रात को हम सो जाते हैं, अगर सुबह हमको कुछ करना नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, तो सुबह क्यों उठेंगे? वो तो रात में ही चले जाएंगे ऊपर। थोड़ा सा तो हेयर है इसमें, और कुछ नहीं, वो चलता है बॉडी में, और वही रिसाइकिल करके आपको सुबह उठाता है, तुमको ये करना है, वो करना है। वो खत्म हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको? तो इसलिए वो गुरु जी का ब्लेसिंग्स, गुरु जी का आशीर्वाद आपको इतना ऊपर पहुंचाता है। और मुझे भी इंस्पायरेशन लगता है, मैं जब भी आपसे मिलता हूँ, आपका ये इंस्टीट्यूशन और ये सोच, ये सिर्फ इंस्टीट्यूशन नहीं, ये एक ब्लेसिंगफुल जगह है। लोग अपने के लिए आते हैं, कुछ ऐसा चीज़ साथ में लेके जाते हैं जो आपके साथ जितने लोग मिले हैं, मुझे जितना भी, मैं जितने लोगों को जानता हूँ, वो आपके बारे में, आपका सोच विचार में इतना कनेक्टेड होते हैं। जो प्रदीप सेठी जी को मिलते हैं वो छोड़ते नहीं हैं क्योंकि गुरु जी से जुड़ते हैं, मेरे से नहीं, आपसे जुड़ते हैं। तो देखिए, गुरु जी तो सबके गुरु हैं, बट वो तो माध्यम तो है ना। आपका एक फोटो देखने के बाद कोई आपका इंस्टीट्यूशन में आता है, वो एक नज़र, मैंने जैसे सुबह बताया कि मेरे जस्ट फील आया कि गुरु जी का जो पावर है, ये तो इंस्टीट्यूशन में कोई आएगा, गुरु जी को देखने के बाद वो सब कुछ ही हो जाएगा। भले ही वो पहचाने या नहीं पहचाने, उसमें कोई मैटर नहीं है कौन है। हाँ, सही बात। भगवान को तो कोई नहीं देखा है। हम तो जगन्नाथ महाप्रभु को पूजा करते हैं, लोग समझते हैं कि लकड़ी के हैं, बट उसमें जो जीवन है, हमारे अंदर एक जीवन है, वो जीवन को पहचानता है। वो जो पावर मिलता है, वही पावर हमें इंस्पायर करता है, और वही हमें आगे लेता है आगे जाने के लिए। तो मेरे लिए आपने जो सम्मान दिए हैं, मेरे लिए एक बहुत बड़ा ये है। मैं तो हर टाइम बोलूँगा कि भगवान के आशीर्वाद से हम लोग जिस मिट्टी से आए हैं, भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद, और उसके साथ आज अगर मैं कहाँ पर पहुँचा हूँ, तो मेरी जो फैन फॉलोअर्स हैं, जो मेरे जो प्रशंसक हैं,
उसके लिए मैं इस जगह पे हूँ। आज आप जिस जगह पे हैं वो सिर्फ आपके लोगों के लिए, जिन लोगों के साथ आपने इतना लंबा रिलेशन जारी रखा, इसलिए आज प्रदीप सेठी जी इस लाइफ में आगे जा रहे हैं। क्योंकि आपका जो रिलेशन है लोगों के साथ, वो एक फैमिली रिलेशन बनाया आपने, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने वो रिलेशन नहीं बनाते होते तो आप यहाँ तक नहीं पहुँचते, कुछ समय के बाद वो टूट जाता। तो इसलिए हम भगवान वही शक्ति दे कि जितना समय हमको भगवान ने देना है उसके अंदर कुछ कुछ चीज़ अच्छे कर जाए, जो एटलीस्ट हम रहे या ना रहे, बट हमारा कुछ अच्छा काम, अच्छा जो थॉट्स, जो आइडिया, जो सोच और विचार है वो रह जाए। तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा एक सोच लाके और ऐसे एक सोच कर रहे हैं जो रूट्स, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। सडनली मैंने सुना कि इस शो का नाम आपने रूट्स दिया है और आपने इतना अच्छा विचार किए हैं कि मैं रूट्स के ऊपर काम करता हूँ, बट लोगों का भी रूट्स को मैं निकाल के लोगों को दिखाऊंगा किस जड़ से, किस चीज़ से ये लोग यहाँ तक पहुँचे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।